इससे बड़ी कायरता की बात और कुछ नहीं हो सकती। अगर एक दलित पर जुल्म होगा, दलित को जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जरूर ऊपरी जाति वालों को भी खड़ा होना चाहिए, यह भी उनका फर्ज है, लेकिन अगर वो नहीं खड़े होते तो उनके इंतजार में दलित खामोश नहीं बैठ सकता। और यह बात भी वाज़ेह है, इस मुल्क में सबको पता है कि अगर आज हिंदुस्तान में नाइंसाफी की बात की जाए तो नाइंसाफी का सबसे बड़ा शिकार अगर कोई तबका है तो मुसलमानों का तबका है। इसमें दो राय नहीं हो सकती। ये नहीं कहा जा सकता कि हर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है। हर किसी के साथ किसी न किसी की नाइंसाफी होती रहती है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जैसे किसी जेब कतरे की पिटाई हो जाती है। आप उन सबको सामने लाके ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो उसी के बराबर है। उसकी खासियत को समझना बहुत जरूरी है। क्यों अभी मुसलमानों के खिलाफ जो नाइंसाफी है वो एक खास तरह की है। वो खास तरह की इसलिए है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है जो मुस्लिम मुखालिफ सरकार है, जो ऐलानिया तौर पर मुस्लिम मुखालिफ सरकार है, जो अपनी पॉलिसी में मुस्लिम मुखालिफ सरकार है, और इससे चीजें बहुत बदल जाती है। इस बात को हम पहले भी कह चुके हैं, हम सारे लोग आपस में बात कर चुके हैं, लेकिन इसको दोहराना जरूरी है कि हिंदुस्तान में तीन तरह से मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफी हो रही है। पहला तरीका है कानूनों के जरिए। आप ऐसे कानून बनाते हैं जिनमें मुसलमानों की हैसियत को कमतर बनाया जाता है। जैसे आपने कानून बनाया सीएए का। सीएए एक ऐसा कानून है जिसमें हिंदुस्तान की शहरियत को हासिल करने का एक रास्ता निकाला गया है। बहुत सारे रास्ते हैं, एक रास्ता निकाला गया है, इस रास्ते से आप हिंदुस्तान की शहरियत हासिल कर सकते हैं। उस रास्ते पर एक बोर्ड लगा दिया गया है। वो बोर्ड है, इस रास्ते पर हर कोई चल सकता है, मुसलमान नहीं चल सकता। लोग कहते हैं कि भाई यह तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों के लिए है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों परेशान होना चाहिए। मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा। यह बात हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने बार बार कही है कि सीएए को अकेले मत देखिए, एनआरसी के साथ मिला के देखिए। उन्होंने कहा कि हम एनआरसी लाएंगे, एनआरसी में जो घुसपैठिए हैं, जिनके पास कागज नहीं है, हम उनको बाहर करेंगे, और फिर जिनको अंदर करना है हम सीएए के जरिए अंदर कर लेंगे। असम में यह बात आज भी कही जा रही है। हमको मालूम है कि एनआरसी असम में की गई, लाखों परिवार तबाह हो गए। 19 लाख के आसपास लोग बाहर हो गए उस एनआरसी से। उन 19 लाख में इत्तफाकन या चूंकि यही बात थी, 15 लाख के आसपास हिंदू निकले। तो जो तवक्को थी, इनकी उम्मीद थी कि हम मुसलमानों को निकाल देंगे, हुआ उल्टा। 15 लाख हिंदू निकल गए, 4 लाख के आसपास मुसलमान निकले, उसके कुछ ऊपर नीचे। तो फिर बीजेपी के लोगों ने कहना शुरू किया, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, हम इस सिलसिले को तब तक चलाते रहेंगे जब तक जो अंदर आने वाला है उसको अंदर नहीं कर ले और जिसको बाहर करना है उसको बाहर नहीं करना। अब जो बात बहुत साफ है, किसको बाहर करना है, किसको अंदर करना है। तो एनआरसी और सीए का रिश्ता बहुत साफ है। एनआरसी आपसे कागज मांगती है, बहुत सारे कागज मेरे जैसे व्यक्ति के पास भी नहीं होंगे, यहां बैठे ज्यादातर लोगों के पास नहीं होंगे, लेकिन सीए का एक सिंबॉलिक मीनिंग है। सीए का सिंबॉलिक मीनिंग यह है कि हिंदुस्तान में अब तक शहरियत की जो डेफिनेशन थी, उसकी परिभाषा थी, उस परिभाषा में मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। शहर अहमदाबाद में आज एसोसिएशन फॉर
प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स गुजरात चैप्टर की ओर से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। फ़िलहाल के टाइम में माइनॉरिटी के क्या हाल है उस पर ये प्रोग्राम था। पुलिस प्रशासन जब कोई खास मुस्लिम समुदाय से लोगों के ऊपर ऐसा कुछ आरोप लगता है तो भेदभाव के रवैये से काम कर रही है, क्योंकि जो जज थे उन्होंने भी अपने तकरीर में बात कही है। देखिए, जब हम देश के या किसी भी इलाके के 100 केसेस को देखते हैं और 100 केसेस के रिज़ल्ट को देखते हैं तो ये अब लगने वाली बात नहीं रही, बल्कि ये साबित हो रखी बात है कि अगर अपराधी मुसलमान होगा तो तुरंत बुलडोज़र चला दिया जाएगा, अपराधी मुसलमान होगा तो इनकाउंटर कर दिया जाएगा, अपराधी मुसलमान होगा तो टांग में गोली मार दी जाएगी। ये सारी चीज़ें साबित हैं। और ये भी जो जेल में मुसलमानों की जिस प्रकार से संख्या है उससे ये भी साबित है कि फर्जी मुकदमों में सबसे अधिक मुसलमान और उसके अलावा दूसरे पिछड़े तबके फंसाए जाते हैं। तो इसमें कोई नई ढकी छुपी बात नहीं है। हमको ये सब बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि इस देश की पुलिस पहले बायस थी, यानी कि पहले उसके यहाँ इक्वलिटी नहीं थी, सभी को समान रूप से नहीं देखती थी। लेकिन अब इस समय देश की पुलिस सांप्रदायिक भी है। आज जो प्रोग्राम था उसमें देश के जो हालात हैं उस पर चर्चा की गई। क्या ठोस नतीजे कुछ निकल के आए इसमें? नतीजे कुछ निकल कर नहीं है। देश के जो हालात हैं उन हालात पर चर्चा हुई। इस बात पर चर्चा हुई कि अभी जो सरकार है 10 साल से चल रही है उसमें इस देश के अवाम के अलग अलग हिस्सों के जो शहरी हक हैं वे कैसे मारे जा रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी कितने किस्म की हो रही है। और जो हमारा संविधान है, हमारा दस्तूर है, संविधान ने जो हक लोगों को दिए हैं वे हक धीरे धीरे कम कैसे किए जा रहे हैं, ख़ासकर अक़लियत के और मुसलमानों के और ईसाइयों के। और उस हक को बहाल करने की और इंसाफ को हासिल करने की मुहिम और उसकी जद्दोजहद कैसे चलाई जा सकती है, इस पर एक पूर्व जज आए थे, उन्होंने भी अपनी बात में एक चीज़ रखी कि पुलिस और कोर्ट जो है वो ख़ास तौर से ख़ास समुदाय के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको लेकर एक भेदभाव का रवैया अख्तियार करता है। इसे आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि पुलिस और ब्यूरोक्रेसी और उसके बाद अगर आप अदालत पर, तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं दरअसल हिंदुस्तान में संविधान के शासन को चलाने का जरिया। राजनीतिक दल कोई भी आ सकता है। मान लीजिए राजनीतिक दल एक विशेष राजनीतिक विचारधारा को लेकर आया है, वह विशेष राजनीतिक विचारधारा मानती है कि हिंदुस्तान पर मुसलमानों का कोई हक नहीं है और वो किसी वजह से आ गई, लेकिन ये बात तो संविधान के खिलाफ है। तो फिर उस सरकार के राज में मुसलमानों का संवैधानिक हक बना रहे, इसकी गारंटी कौन करेगा? इसकी गारंटी तो पुलिस करेगी, इसकी गारंटी ब्यूरोक्रेसी करेगी, इसकी गारंटी न्यायपालिका करेगी। लेकिन अगर उन्होंने ही अपना रुख बदल दिया और उन्होंने जो शासक दल की विचारधारा है उस विचारधारा के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, तो फिर देश में संविधान का शासन समाप्त हो जाएगा। असल चीज़ है जो हमारी तरह के मुल्क में, उनमें कानून का राज, कानून का एक बुनियाद होती है। वो बुनियाद है दस्तूर, संविधान।
उसकी हिफाजत करने का काम और उसको रोज़ाना लागू करने का काम पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और उसके बाद उसकी निगरानी का काम जुडिशरी का। इसलिए इन तीनों के बारे में ये कहा जाता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ संविधान के विचार को मानना है, किसी दूसरे राजनीतिक विचारधारा को नहीं। लेकिन अगर उनका झुकाव एक तरफ होने लगा तो संविधान का विचार खत्म हो जाता और ये बहुत खतरनाक चीज़ होगी। इसका मतलब हमारे मुल्क की जो बनावट थी वो ख़त्म हो जाएगी। इस हालात को कैसे बदल सकते हैं? कुछ हालात को लोग बदल सकते हैं। हालात बदलने का सबसे पहला तरीका है इस सरकार को हटाना, क्योंकि यह सरकार जो पिछले 10 सालों से और अब लोगों का तजुर्बा है और लोग देख चुके हैं कि हमारी जमहूरियत चलती है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, जैसा मैंने कहा, इन सब की इंडिपेंडेंस है, ये आज़ाद है। लेकिन इसने इन सारे इंस्टीट्यूशन को अपनी पार्टी के ऑर्गन में कन्वर्ट कर दिया। ये पहली बार हुआ और ये बहुत खतरनाक हुआ। तो लोगों को इस सरकार को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सरकार नहीं हटेगी वापस कानून का राज नहीं आएगा। अभी कानून का राज नहीं है हिंदुस्तान में, कानून का राज नहीं है। अभी हिंदुस्तान में एक तरह की गुंडागर्दी है, यह बाहुबल का राज आप कह सकते हैं। जैसे अगर 50 लोग इकट्ठा हो गए तो वो कहेंगे कि हमारे पास चूँकि 50 की ताकत है तो हमारी बात चलेगी। ये जमहूरियत नहीं होती है, इसको गुंडागर्दी कहते हैं, इसको बाहुबल कहते हैं। तो अभी भारतवर्ष में जिसका शासन चल रहा है वो बाहुबल है, जो संख्या का बल है और जिसको आप गुंडागर्दी भी कह सकते हैं, गांधी कहते हैं। तो उसको हटाना लोगों का काम है और वो पहली शर्त उसकी है इस सरकार को हटाना। थैंक यू सर। बताइए। मेरा नाम भावना रामखियानी है और मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। भावना बहन, आज जो प्रोग्राम रखा गया था इसके पीछे का जो मकसद था वो क्या था और किस तरीके से प्रोग्राम का आयोजन किया गया? प्रोग्राम जो रखा गया था वो APCR द्वारा रखा गया था और आइडिया ये था कि सारे माइनॉरिटीज़ के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाए, ताकि जो भी इनजस्टिसेस होती हैं, जो भी तकलीफ़ें होती हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म द्वारा एड्रेस किया जाए, चाहे वो सोशली हो या लीगली। गुजरात के हालात किस तरीके से हैं और कैसे आते हैं? गुजरात के हालात जो हैं वो बाकी के देश में जो हो रहा है उसी तरीके से हैं, जहाँ पे तंत्र और सरकार खुद अपने हाथ में पनिशमेंट देना, जुर्म तय करना, वो सब खुद ही कर रहे हैं। सब कुछ कोर्ट के बाहर हो रहा है। आज कौन कौन आए थे खास मेहमान और क्या कुछ? रिटायर्ड जज अभय टिप्सी जी थे, प्रिंसिपल सेशंस जज ज्योत्सनाबेन याग्निक, नदीम खान थे, इकराम बेग थे, शमशाद पठान थे और अपूर्वा आनंद जी थे। अभी जिस तरीके से देखा गया कि देश में भीड़ न्याय जो है, ये पीछे बोलना आवाज़ बंद है। इस देश के लिए तनवीर पीछे बोल रहे हैं, आवाज़ बहुत कर रहे हैं। एक ब्रेकडाउन तो हो ही रहा है, वो सबको दिख ही रहा है। और जिन लोगों के पास कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, जो गरीब हैं, जिनको अपने हक के बारे में भी नहीं पता, उनको नहीं समझ में आता कि वो अपने ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो किस तरह से एड्रेस करें। कैसे सुधार आए? सुधार हम लोगों को ही लाना पड़ेगा, हम सरकार के लिए वेट नहीं कर सकते। और जो भी है वो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। किसी को पूछना है भाई कुछ? ओके, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट का नेशनल सेक्रेटरी। चलिए। नदीम भाई, आज जो प्रोग्राम रखा गया था उसमें देश के जो हालात हैं उस पर किस तरीके की बातचीत की गई और उसका अंजाम क्या है, किस तरीके से इस हालात में सुधार लाया जा सकता है? देखिए, देश के जो हालात हैं उस पर चर्चा की गई। उसके साथ साथ जो उसके असल यहाँ पर चर्चा इस बात पे हुई कि जो हालात हैं उन पर काबू कैसे पाया जा सकता है, उन पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। और उसमें
जो ये वार्ता एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट की तरफ से मीटिंग आयोजित की गई थी। तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से पूरे देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन एवं हनन हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है और कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर कैसे दबाव बनाकर इस माहौल को सुधारा जा सकता है, इस पे इन सब मुद्दों पर लगातार चर्चा हुई, जिस पर अलग अलग लोगों ने बात रखी और जिसकी अध्यक्षता जस्टिस जिप्से ने करी। और यहाँ पर यही बात हुई कि जब राजनीतिक रूप से आप लड़ाई हार जाते हैं या राजनीति नफरत की होने लगती है तो उस समय अदालतों में काम करके अदालतों का सहारा लेकर माहौल को हम बेहतर कर सकते हैं। और ये लगातार निरंतर चलने वाला संघर्ष है, कोई एक दिन का मामला नहीं है। तो इस निरंतर चलने वाले संघर्ष को हम लोग करेंगे और जो फिजिबल ऑप्शंस हैं लीगल एडवोकेसी के यानी कि कानूनी सहायता के वो पूरे किए जाएंगे और जो देश का संविधान और जो देश की कानूनी प्रक्रियाएं हमको अधिकार देती हैं उन अधिकारों की हम लड़ाई लड़ेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वातावरण जो है देश का वो बदले। आपने एक रिपोर्ट भी आज पेश की कि देश में क्या हालात और किस तरीके से, और रिपोर्ट क्या थी थोड़ी सी उस पर? देखिए, ये APCR की एक रिपोर्ट थी जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट एंगल में काम किया है। तो ये समझने के लिए ये रिपोर्ट पेश की गई थी कि किस किस प्रकार से नफरती हमले किए जा रहे हैं, कहीं पर हेट क्राइम है, कहीं पर हेट स्पीच है, कहीं मीडिया के ज़रिए हेट का माहौल बनाया जा रहा है, कहीं फेक केसेस लगाए जा रहे हैं, कहीं पर सिटीज़नशिप राइट या नागरिकता के नाम पर लोगों को उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, कहीं बुलडोज़र के नाम पर उनके मकान गिराए जा रहे हैं। और तो इस तरह के तमाम मामलों के ऊपर क्या कोर्ट से हमको हासिल हुआ है, कितनी लंबी ये लड़ाई चली है, कौन कौन लोग इसमें सहयोगी थे, इस पे इस रिपोर्ट के जरिए चर्चा की गई। एक मीटिंग भी रखी गई है इसके बाद, इसका क्या मकसद है? इसमें देखिए, ये जाहिर सी बात है जैसे मैंने आपसे बताया कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट ये एक मानव अधिकार संस्था है जो पूरे देश में काम करती है। गुजरात में इसका काम बहुत अधिक सुदृढ़ नहीं है, लेकिन जाहिर दूसरे देश के इलाकों में हमारे 300 से अधिक जिलों में इसकी इकाइयाँ हैं। तो इस बात पर इस पहली मीटिंग में चर्चा हुई कि जो अधिकतर मानवाधिकार हनन के मामले हैं वो देश के छोटे हिस्सों में यानी कि छोटे ज़िलों में हैं, कस्बों में हैं। तो किस प्रकार से हम लोग अपनी टीम को गुजरात में ऐसा बनाएं कि हमारी टीम पूरे गुजरात के अलग अलग शहरों में, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग तालुका में काम करे। तो अगर उन तालुका में या उन शहरों में मानवाधिकार के हनन के मामले, सांप्रदायिक दंगे, हेट क्राइम, मॉब लिंचिंग, इस तरह के कोई केसेस होते हैं तो हम तुरंत कैसे उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। सरकार से आपको कोई अपेक्षा है इस मामले में? सरकार से हमें कोई अपेक्षा नहीं है, हम देश के संविधान से अपेक्षा रखते हैं और उसी के तहत काम करते हैं। आपको लगता है कि जो कानून व्यवस्था है और पुलिस प्रशासन जब कोई खास मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर ऐसा कुछ आरोप लगता है तो भेदभाव के रवैये से काम कर रही है? क्योंकि जो जज थे उन्होंने भी अपने तकरीर में बात कही है। देखिए, जब हम देश के या किसी भी इलाके के 100 केसेस को देखते हैं और 100 केसेस के रिजल्ट को देखते हैं तो ये अब लगने वाली बात नहीं रही, बल्कि ये साबित हो रखी बात है कि अगर अपराधी मुसलमान होगा तो तुरंत बुलडोज़र चला दिया जाएगा, अपराधी मुसलमान होगा तो इनकाउंटर कर दिया जाएगा, अपराधी मुसलमान होगा तो टांग में गोली मार दी जाएगी। ये सारी चीज़ें साबित हैं और ये भी जो जेल में मुसलमानों की जिस प्रकार से संख्या है उससे ये भी साबित है कि फर्जी मुकदमों में सबसे अधिक मुसलमान और उसके अलावा दूसरे पिछड़े तबके फंसाए जाते हैं। तो इसमें कोई नई ढकी छुपी बात नहीं है। हमको ये सब बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि इस देश की पुलिस पहले बायस थी, यानी कि पहले उसके यहाँ इक्वलिटी नहीं थी, सभी को समान रूप से नहीं देखती थी। लेकिन अब इस समय देश की पुलिस सांप्रदायिक भी है। ये जो अपने मुस्लिम एरिया में जो है ये लोग मकान बनाने की ज़्यादा परमिशन देते नहीं हैं और जो बना लेते हैं तो उसको ये लोग सिर्फ मुस्लिम एरिया में ही तोड़ते हैं। दरअसल किसी भी इलाके में, जैसे इलाहाबाद में जावेद मोहम्मद का घर गिराया गया, उस इलाके में 5000 घर हैं, या कुछ मकान अभी जिनके बारे में चर्चा हो रही है उनका इतिहास जो है वो उस पूरे इलाके से ज़्यादा पुराना है। तो दरअसल ये कोई न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। जब देश का प्रधानमंत्री मुसलमानों से और देश का राज्यों के मुख्यमंत्री मुसलमानों से बदला लेने की बात करेंगे तो कहीं कोई
मामला नहीं है। तभी हम लोग ये बार बार बात कर रहे हैं कि अगर कोई अदालतें हमारी आवाज़ नहीं सुन रही तो हम लगातार वो आवाज़ को उठाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, चीखते रहेंगे और सड़कों पर भी उतरकर संघर्ष करते रहेंगे। इस देश में ये देखा गया है कुछ दिनों पहले कि 600 साल पुरानी मस्जिद आखुंदी मस्जिद दिल्ली को भी बुलडोज़र चलाकर शहीद कर दिया गया, जबकि उस इलाके जिस संस्था ने उसको गिराया है कि इसका नक्शा नहीं पास था या अवैध है, उसकी खुद की उम्र 40 साल की है। तो 40 साल पुरानी संस्था 600 साल पुराने एस्टैब्लिशमेंट को गिरा सकती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ देश में जो इस्लामोफोबिया है या मुसलमानों से बढ़ती नफरत है उसका नतीजा है। और इसमें जो हमको समानता का अधिकार संविधान के जरिए मिला है, इसका उल्लंघन है और खुला खुला उल्लंघन है। तो देश अब इस मोड़ पर जा चुका है कि अब कहने सुनने से ज़्यादा बल्कि ये है कि हम सबको, जो लोग जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको एक साथ एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर आवाज़ उठानी होगी। इसी के लिए आज ये प्रोग्राम है। सर एक बात और है कि लगभग ज़्यादातर मुस्लिम एरियो में ही नशे की प्रवृत्ति मिलती है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो उसके लिए भी आप कोई काम, आपकी संस्था काम करेगी? हम सारी दुनिया की समस्याओं पे हम नहीं काम कर सकते हैं। सिविल राइट की जो मैटर है उस पर हम काम कर रहे हैं। बाकी ये आपको हमसे ज़्यादा पता है कि चोरी होने से पहले पुलिस वालों को पता होता है कि चोरी कहाँ हो, कौन नशा का धंधा कर रहा है। और अगर देखा जाए तो बहुत सी सरकारें नशा के धंधे को कराती हैं। पंजाब पूरा इसका एग्जाम्पल है, नॉर्थ ईस्ट पूरा एग्जाम्पल है। तो उससे बेहतर ये है कि आप लोग ये सवाल जाके अपने थानों में पूछें कि कितने जो है वो ड्रग पेडलर्स को, ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया गया है। और जहाँ तक मुसलमानों की बात है या दूसरों की बात है, तो ये कोई कम्युनिटी बेस्ड नहीं है। इसमें बहुत सी पुलिस और सरकार के लोग मिलकर इस धंधे को फ़रोग देते हैं। और इसको पंजाब में हमने देखा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में या मिनिस्टर्स के ऑफिस में डील्स होती थी। और ये ओपन ट्रूथ है, कोई छुपाने की बात नहीं। ओके, थैंक यू।